स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको IIT जैम 2019 के वेक्टर कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस का, उसके अंदर आपको इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है। यहाँ पर आपको दिया गया है लेट सी बी द सर्कल x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको जो कर्व है उसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। तब आपसे बोला गया है कि आप इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करके बताओ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका कर्व है वो एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज नहीं करके इसको डायरेक्ट भी इवेलुएट करो तो भी आप इसको कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको बराबर मेहनत लगेगी। तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर इस कर्व को डायरेक्ट पैरामीटराइज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। वो केवल इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आपके पूरे वेक्टर कैलकुलस के कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम में कैसे कम टाइम में स्पीडली कैलकुलेशन करो। तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन की पावर mx कोसाइन की पावर nx dx। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, गामा m प्लस वन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय गामा m प्लस n प्लस टू बाई टू। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से वैल्यू एवेल्युएट करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। और आपको गामा फंक्शन के फॉर्मूलाज भी लर्न होने चाहिए कि आपका गामा हाफ अंडर रूट पाई के इक्वल होता है, आपका गामा n प्लस वन एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है अगर आपका n नेचुरल नंबर है तब। और ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर हम m को भी ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं और n को भी ग्रेटर देन जीरो लेकर चलते हैं। आपका जो गामा n प्लस वन है वो आपका n गामा n होता है। ठीक है, जनरल केस में जब आपका n ग्रेटर देन जीरो हो। तो पहला फॉर्मूला तो मैं ये यूज करूंगा। उसके बाद जो मैं दूसरा फॉर्मूला मेरी कैलकुलेशंस में यूज करता हूँ वेक्टर कैलकुलस की, वो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है साइन की पावर mx dx 0 से लेकर 2 पाई तक, ये आपका 0 के इक्वल होता है अगर आपका m क्या हो, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स कि आपका देखो ये वाला ग्राफ होता है। ठीक है, 0 पर 0 और आपका ये पाई पर 0 और 2 पाई पर 0। तो जब आप साइन की पावर mx का ग्राफ बनाओगे और m आपका क्या है, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऑड इंटीजर और यहाँ पर पॉजिटिव आपको लेना है। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देख सकते हो कि 0 से पाई में जो ग्राफ होता है हमारा, वही आपका पाई से लेकर 2 पाई में बनता है। बट फर्क इतना होता है, पाई से लेकर 2 पाई में सेम नेगेटिव वैल्यूज अटेन होती हैं। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई कोसाइन की पावर mx dx, यानी कि कोसाइन की पावर m हो और m मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो भी आपका इंटीग्रेशन का आंसर 0 के इक्वल आता है। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये लर्न रखना है। और जो तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि अगर आपका जो पावर है वो क्या हो, इवन, जैसे साइन की पावर mx dx 0 से लेकर 2 पाई अगर आपको इंटीग्रेट करना है और m आपका क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो एग्जैक्टली इक्वल आता है 0 से लेकर 2 पाई कोसाइन की पावर mx dx। ठीक है, तीसरा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये भी बड़ा बेसिक सा प्रूफ है इसका, आप देख सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके से करूंगा कि अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई इंटीग्रेशन निकालूं साइन की पावर mx dx का, ठीक है, m मेरा क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन की पावर mx
dx, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका आप ज्योमेट्रिकली प्रूफ देख सकते हो। आप ग्राफ बना के देखो 0 से लेकर 2 पाई में, तो जो आपका ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। साइन की पावर mx का जब आपका m क्या हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 से लेकर पाई/2 में जितना एरिया आता है ना, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 से लेकर 2 पाई में जो टोटल एरिया है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये भी बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी है। और यहाँ पर आप साइन की पावर mx dx की जगह फ्रेंड्स कोसाइन की पावर mx dx भी लिख सकते हो, जहां पर m आपका क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इसको हटा दो, कोसाइन की पावर mx dx, सिंपल। ये मैं फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से यूज करूंगा। अब एक फिफ्थ जो मेरा लास्ट फॉर्मूला है जो मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में यूज करूंगा, वो मेरा है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर mx कोसाइन की पावर nx dx। ये मेरा 0 के इक्वल होगा दो केसेस में। पहला केस आपका m इवन हो और n आपका क्या हो, ऑड, ठीक है। और दूसरा केस आपका m किसके इक्वल हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है मेरा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैं केवल इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूं, बाकी केसेस के लिए भी आप चेक करके देख सकते हो। m लिया है ऑड पॉजिटिव और दूसरे वाले केस में, और n लिया है इवन पॉजिटिव, और मैं यहाँ इंटीजर्स ही लेके चल रहा हूँ। तो ये 5 फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो ये सर्कल है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, इसको आप पैरामीटराइज कैसे करोगे, तो आप देख सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कॉस टी। ये मैंने कैसे लिखा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका पैरामीटराइजेशन क्या होता है, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस टी और y इक्वल टू के प्लस आर साइन टी। अगर आपका ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो तो आप t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हो, 0 से लेकर 2 पाई। अगर आपका क्लॉकवाइज होता, ठीक है, क्लॉकवाइज होता तो मैं t की वैल्यू लेता 2 पाई से लेकर 0, सिंपल। ये चीज बेसिक है हमारी जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अब हमारा जो फ्रेंड्स y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 साइन टी, और जो हमारा t है वो 0 से लेकर 2 पाई वेरी करेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो dx आपका किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का साइन टी dt, और यहाँ से आप देख सकते हो आपका dy किसके इक्वल हो जाएगा, cos t dt। बस मैंने डिफरेंशिएट किया है। अब हम लिखते हैं हमारा इंटीग्रेशन, ये वाला जो है, ठीक है। तो आप अपना लाइन इंटीग्रल लिखो, तो आपका लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपका लाइन इंटीग्रल है -4/3 x y क्यूब dx प्लस का x की पावर 4 dy, और आपको ओवर द कर्व c को इंटीग्रेट करना है। तो आप x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, dx रखो, dy रखो। x हमारा ये रहा, y हमारा ये रहा, dx हमारा ये रहा, dy हमारा ये रहा, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बट ये आपका इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस का 4/3, सिंपल। अब देखो कि आप x को लिखो आप 1 प्लस कॉस टी मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब, वाई क्या है मेरा, साइन क्यूब टी, ठीक है। अब dx आपका किसके इक्वल है, माइनस का साइन टी dt, सिंपल। अब लिखो आप प्लस का x की पावर 4, यानी कि 1 प्लस कॉस टी की पावर 4, और dy आपका किसके इक्वल है, cos t dt, सिंपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि t की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई है। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। वो जो मैंने 5 फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए थे उनको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैं 0 से लेकर 2 पाई लिख देता हूँ। अब देखो ये जो मेरा dt है ना, इसको मैं बाहर लिख दूंगा एक साथ, ठीक है। तो माइनस का 4/3 ये तो एज इट इज। अब आप यहाँ पर देखो कि ये हो जाएगा मेरा माइनस का साइन की पावर 4t, ठीक है। तो माइनस का साइन की पावर 4t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस टी dt। अब मैं इंटीग्रेशन को ही अलग अलग करके लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि हमारा दो पार्ट्स में हमें इजीली सॉल्व हो जाए।
इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। अब इसकी पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर तो हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 2 कॉस टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी, सिंपल। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं डी टी। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। अब साइन की पावर 4t को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 4/3 साइन की पावर 4t प्लस का आपका हो जाएगा साइन की पावर 4t cos t dt। अब देखो 4 क्या है, इवन, और cos की पावर क्या है, 1, 1 क्या होता है, ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई में क्या आएगा, 0। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल, सिंपल। प्लस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि अच्छा मैंने ऊपर एक टर्म मिस कर दी, ऊपर cos t भी मल्टीप्लाई में था ना जो सेकंड इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर लास्ट में cos t से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जाम में बस आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यूज करके इसका होल स्क्वायर एवेल्युएट कर सकता हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 cos t का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर क्या होता है, cos की पावर 4t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 cos t क्या होता है, 2 cos t। तो 2 इंटू 2 cos t मतलब 4 cos t, सिंपल, प्लस का 2bc। तो 2 cos t और इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2 कोसाइन क्यूब t। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos क्यूब t, सिंपल। और 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू कॉस स्क्वायर टी मतलब कॉस स्क्वायर टी, और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर टी। अब इस सब को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, cos t से, ठीक है, cos t, ये भूल मत जाना, cos t dt, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल है वहां से हमारा आंसर क्या आया। ये कैलकुलेशन करने में एग्जाम में आपको 5 मिनट लगेगी फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से पता है तब। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में 4/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर 4t dt, सिंपल। अब देखो प्लस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, अब cos t को मल्टीप्लाई कर दो, तो cos t प्लस का 4 cos क्यूब t प्लस का कोसाइन की पावर 5t प्लस का 4 cos स्क्वायर t प्लस का, यहां से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 4 cos की पावर 4t प्लस का 2 cos क्यूब t dt, सिंपल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि cos की पावर अगर इवन है, सॉरी ऑड है ना, तो अगर आप 0 से लेकर 2 पाई में इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो cos की पावर ऑड जहां जहां पर है उसको सीधे कैंसिल कर दो, तो cos की पावर 1, ये 0 से 2 पाई में कितना आंसर देगा, 0। cos क्यूब ये भी 0 आंसर देगा, cos की पावर 5 ये भी 0 देगा, cos क्यूब ये भी 0 देगा। तो आपके लिए केवल 3 ही टर्म बची यहाँ पर, तो फर्स्ट जो है वो है 4/3। अब देखो साइन की पावर क्या है, इवन, तो 0 से लेकर 2 पाई। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई/2 साइन की पावर 4t dt, सिंपल, प्लस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। अब 4, यहां से देखो कि आपका 4 cos की पावर 4t बचा है एक, और लास्ट में एक आपका 4 cos स्क्वायर t बचा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4 cos की पावर 4t dt प्लस का 0 से लेकर 2 पाई 4 cos स्क्वायर t dt, सिंपल। अब यहां से मैं एक और आइडेंटिटी यूज करूंगा फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन है, ठीक है, तो साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज नहीं करो तो भी आप डायरेक्टली देख सकते हो इसको कि ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, देखो हाँ, एक
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो मैं यहाँ यूज करूंगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई कोसाइन स्क्वायर टी डी टी, इसकी वैल्यू आपकी पाई के इक्वल होती है। और आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, ये भी आपका पाई के इक्वल होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को लर्न कर सकते हो, बहुत काम आती है। अगर फिर भी एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने का मन करे तो मुश्किल नहीं है ये। कॉस स्क्वायर टी को 1 प्लस कॉस 2 टी डिवाइडेड बाई 2 लिखो, फिर इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो, पाई आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। साइन स्क्वायर टी को लिखो 1 माइनस कॉस 2 टी डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन करो 0 से 2 पाई, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन की तरफ कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लिखा ना, मैं इसको वापस 0 से लेकर 2 पाई में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ 4 को हटा देता हूँ और 0 से लेकर पाई बाई 2 इसकी जगह मैं 0 टू 2 पाई लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऊपर किया था सेम, यानी कि जो इससे पहले वाली स्टेप में लिखा हुआ था ना, ये वही मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। अब देखो 0 से लेकर 2 पाई में साइन की पावर 4t इंटीग्रेट करो या फिर कॉस की पावर 4t इंटीग्रेट करो, सेम ही आंसर आता है। तो 0 से लेकर 2 पाई कॉस की पावर 4t, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर 4t dt। सिंपल, ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका आप ज्योमेट्री से रीजन देख सकते हो, ग्राफ बना के, बहुत सिंपल है। अगर पावर इवन है ना, जब भी आप ऐसा लिख सकते हो। हाँ, ऑड होगा तो फिर दोनों केसेस में 0 हो जाएगा, तो भी आप लिख सकते हो, सिंपल। अब यहाँ पर देखो कि ये मेरा जो 4 कॉस की पावर 4t है, इसको मैंने लिख दिया 4 साइन की पावर 4t। अब 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर 4t dt, इसको क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया 4/3 और आगे से क्या आ गया आपका 4। ठीक है, वैसे मुझे इसे आगे लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप समझ लेना। प्लस 4 टाइम्स, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी, इसको आप किसके इक्वल लिखते हो, पाई के इक्वल, सिंपल। तो मैं अगली स्टेप में इसको पाई लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप कि 4 प्लस 4/3, ये आपका किसके इक्वल होता है, आप 3 एलसीएम लो तो ये आपका हो जाएगा 16/3 के इक्वल, सिंपल। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ 16/3। अब जो मेरा ये 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर 4t dt है, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन की पावर 4t कोसाइन की पावर 0t dt, सिंपल। और ये मेरा 4 पाई हो गया। अब मैंने फर्स्ट इंटीग्रल को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 32/3, सॉरी 64/3, सिंपल। और साइन की पावर 4t को साइन की पावर 0t dt, यानी कि गामा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा 4 प्लस 0 प्लस 2/2, सिंपल। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है, आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि 64/3 और गामा 5/2 गामा हाफ डिवाइडेड बाई 2 गामा 3 प्लस का 4 पाई। अब आप जानते हो कि गामा 3 आपका किसके इक्वल होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 64/3 इंटू 2 इंटू 2। और गामा 5/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा 5/2 को लिखो गामा 3/2 प्लस 1, यानी 3/2 गामा 3/2। अब जो गामा 3/2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, गामा हाफ प्लस 1 लिखो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ गामा हाफ, सिंपल। तो गामा 5/2 क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय गामा 3/2, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय गामा हाफ। ठीक है, गामा हाफ तो गामा हाफ ही है। तो यहाँ से ये आपका इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो जो प्लस का 4 पाई है इसको लास्ट में लिख दो, सिंपल, जो हमारा ऊपर वाली स्टेप में था। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 64 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, अब देखो ये हो जाएगा गामा हाफ का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट पाई का स्क्वायर, मतलब ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल, सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको मैंने लिख दिया पाई इंटू पाई अपॉन, अब ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 तो पहले से ही था, 2 इंटू 2 को मैं बाद में लेके आया, प्लस का 4 पाई। अब देखो
ये हो जाएगा 4 × 4 यानी 16, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 16 4 जा कितना होता है आपका 64। तो जो आपका फर्स्ट वाली टर्म है वहां से भी कितना बच गया 4 पाई। तो 4 पाई प्लस 4 पाई किसके इक्वल होता है 8 पाई। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका स्टोक्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर सही से प्रोजेक्शन देख पाते हो और यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्शन है वो किस किस का है, सिलेंडर और प्लेन का। तो ये तो बड़ा ही फेमस इंटरसेक्शन है, इसके ऊपर कई बार आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में लोगों ने इसलिए ज्यादा सही किया होगा कि सिलेंडर और प्लेन का इंटरसेक्शन जेईई में बहुत बार पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आप स्टोक्स थ्योरम क्यों यूज कर सकते हो पहले आपको वो देखना है। तो सबसे पहले आप 3D में अपना कर्व बनाओ और उससे बाउंडिंग सरफेस बनाओ। तो हमारी जो वेक्टर फील्ड है वो क्या दी हुई है, 2y आई कैप प्लस का एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस का एक्स वाई के कैप। अब जब भी आप स्टोक्स थ्योरम लगाओगे तो आपको कर्ल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ निकाल देता हूँ, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एफ हम कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर लिख दो आप आई कैप वाला कंपोनेंट, यहाँ जे कैप वाला, यहाँ के कैप वाला। तो अब आपका जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई क्या होता है एक्स, माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर 0, माइनस का जे कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होता है वाई, ठीक है सिंपल। यहाँ से आप देख सकते हो कि डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स वाई होगा आपका वाई माइनस का डेल ओवर डेल जेड ऑफ 2y 0 प्लस का के कैप आपका डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस का डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2y यानी कि 2। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपको C क्या दिया हुआ है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 एंड सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तब आपको इस वाले लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो मेरा कर्ल क्या आया है, तो कर्ल ऑफ एफ का जो एक्स कैप सॉरी आई कैप वाला कंपोनेंट है वो है एक्स, वाई कैप वाला कंपोनेंट है माइनस वाई, वाई कैप नहीं जे कैप वाला कंपोनेंट माइनस वाई। अब कुछ बुक्स वाले वाई कैप वाला कंपोनेंट भी बोलते हैं और कुछ लोग जे कैप वाला कंपोनेंट, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर देखो के कैप वाला कंपोनेंट है 2x माइनस 2। तो ये भी एक वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि आप यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ और बीच में कॉमा लिखो, यहाँ आई कैप वाला कंपोनेंट, यहाँ जे कैप वाला और यहाँ के कैप वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो कर्व है ना वो किस तरीके से बन रहा है। तो स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये आपका कर्व है क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये किसी सरफेस की बाउंड्री होना चाहिए। तो आपका जो बाउंड्री वाला सरफेस है ना, देखो एक तो ये है, जैसे सपोज करो जो मैंने क्या कर दिया ब्लू ब्लू, ये सरफेस एस क्या है, इसकी बाउंड्री है मेरा कर्व सी। अब जैसे सपोज करो यही आपका सेम कर्व सी है, ठीक है। इसकी बाउंड्री जरूरी नहीं है कि अंदर वाली हो, कुछ भी हो सकती है बाउंड्री। जैसे आपका ये जो सरफेस है ये इरेगुलर, इसकी भी बाउंड्री मेरा सी है, ठीक है। तो इस सरफेस को मैंने एस बोल दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ये जो आपका कर्व सी है ना, इसकी बाउंड्री कुछ ऐसी भी हो सकती है, ये वाला यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से भरा हुआ है। बस आपको ध्यान ये रखना है स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हुए जो आपका एस है ना वो पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए। पीस वाइज स्मूथ मतलब आपकी सरफेस में कहीं होल वगैरह नहीं होने चाहिए। अब जैसे जो सिलेंडर है ना यहाँ पर ये डिस्क भरी हुई नहीं होती ना, तो मैं स्टोक्स थ्योरम में इस वाली सरफेस को यूज नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखो सिलेंडर में दो तरह की सरफेस मैंने ली है। जो एस है ना, एक तो ये सिलेंडर की ये वाली सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, और एक मैंने लिया है डिस्क। तो S1 और S2 दोनों से मिलके मेरा इस बार S बनेगा। और S आपका डायरेक्ट भी बन सकता है, यहाँ पर तो प्लेन है और यहाँ पर इरेगुलर है। तो स्टोक्स थ्योरम मेरा क्या बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर है ना ओवर द कर्व C, वो आपका इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ f डॉट एन कैप ds। अब अगर आपका C का ओरिएंटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज,
तो आप जो एन कैप है ना उसको क्या लोगे, आउटवर्ड नॉर्मल। बस ये हमारा स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा और मेरा बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले कर्व हमारा बना रहे थे, तो कर्व हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब जो हमारा प्लेन है वो तो हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। यानी कि आप देख सकते हो कि इस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट भी 1 है, वाई इंटरसेप्ट भी 1 है और जेड इंटरसेप्ट भी 1 है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करो फ्रेंड्स तो आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, सिंपल। ये वाली जो हमारा है पॉइंट 1, यहाँ पर वाई एक्सिस में भी 1 और ये जेड एक्सिस में भी 1। अब आप देखो कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इससे सिलेंडर कैसे बनेगा। देखो एक्स वाई प्लेन में तो सर्कल होगा कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, और इसमें जेड वेरिएबल नहीं है तो मैं इस सर्कल को ऊपर और नीचे मूव करवा सकता हूं। तो ये मेरा इस तरीके से मूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपको इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको साइड में दिखाता हूँ और ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा। तो अगर आपको इंटरसेक्शन देखना है, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सा इंटरसेक्शन आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब ये एक प्लेन है, मैं इस तरीके से इसको काट रहा हूँ। तो ये पता है कटने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा सिलेंडर मेरा। जो सीधा सा दिख रहा था ना वो कटने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो अब जो इंटरसेक्शन कर्व है ना वो ये दिखेगा, इसका जो सिलेंडर का और प्लेन से इंटरसेक्ट होने के बाद मुझे ये कर्व मिलेगा। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। ये जो है ना ये वाला, ये जो प्लेन है आपका, ये मेरे सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस बार पता है कैसा बन रहा है, जो इंटरसेक्टिंग कर्व है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ ना, अब ये पूरा की पूरा सिलेंडर के ऊपर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर ले गया बट ये सिलेंडर के ऊपर है। तो अब इसको अगर और आप ढंग से फील करना चाहो फ्रेंड्स, तो मैं साइड में और बना देता हूँ अच्छे से। ये मेरा इंटरसेक्टिंग कर्व ऐसे बन रहा है, ऐसे ही ये वाला, ऐसे, ठीक है। और ये पूरा की पूरा सिलेंडर के ऊपर है, मतलब ये देखो ये मेरा सिलेंडर ऐसे, ये पूरा की पूरा ये मतलब 3D में सिलेंडर है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। अब ये इंटरसेक्टिंग कर्व है। अब प्लेन क्या है, मेरा प्लेन ऐसे कट करके जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। अब आ रही है ना फीलिंग बिल्कुल अच्छे से। तो ये मेरा जो है ना ये कर्व सी है। अब आप बहुत इजीली देख सकते हो एक्स वाई प्लेन पर क्या प्रोजेक्शन आएगा, ये वाला, ये जो सर्कल दिख रहा है ना ये एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन आएगा। और मेरा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका, ये जो मैं अब रेड रेड बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो बाउंडिंग सरफेस लूंगा, मतलब जिस सरफेस का ये बाउंड्री है कर्व सी, वो कौन सी लूंगा, ये वाला, मतलब ये वाला जो है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा बनाता हूँ बाउंडिंग सरफेस देखने के लिए। तो मैंने आपको 2-3 बार इस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सको। तो आप देखो कि आपका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये आया था, आपका सिलेंडर कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और प्लेन ने ऐसे कट किया था। तो आप देख सकते हो कि आपका जो मैं अंदर से भर रहा हूँ ना ये मेरा प्लेन है, ठीक है। तो मैं इसको एस नाम दे रहा हूँ और ये बाहर वाला कर्व सी है। तो हमारे केस में एस का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। और एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है ना वो ऐसे था, हमारा जो डिस्क है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारी एक्स वाई प्लेन में डिस्क थी, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन, सिंपल। अब यहाँ पर आप वैल्यू निकाल दो लाइन इंटीग्रल की। अब देखो उसने क्वेश्चन में एक काम बहुत ही अच्छा किया है, उसने मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस लगा दिया तो हमें प्लस माइनस की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तो आप ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम मत लो। तो यहाँ पर आपका लाइन इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम को यूज करके क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप ds ओवर द सरफेस S, और S हमारी सरफेस है इस बार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब यहाँ पर देखो आप n कैप की वैल्यू कैसे लिखोगे, आपका जो सरफेस S है उसका हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो आप इसको f ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 1 के इक्वल ले लो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो n कैप है वो हमारा होता है
ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। एक्चुअली हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर कांस्टेंट इस टाइप से सरफेस लेते हैं, तो हमारा जो कांस्टेंट का काम है वो इस बार 1 कर रहा है। और हमें प्लस माइनस के साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो मॉडुलस निकलवा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें प्लस माइनस के साइन की प्रॉब्लम होती तो हम देखते हम एन कैप लें या फिर माइनस एन कैप लें, यानी कि आउटवर्ड लें या फिर इनवर्ड लें। तो यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डेल एफ हमारा, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। सिंपल। अब यहाँ से देखो आप, डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉड क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर। सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल जेड, तीनों की वैल्यू जो है आपकी 1 के इक्वल आएगी। तो आप बहुत इजीली एन कैप लिख सकते हो। तो आपका जो एन कैप है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो एन कैप आपका हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मॉडुलस क्या होगा, √3। तो ये मैंने लिख दिया एन कैप का वैल्यू। सिंपल। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप है वो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप ये हो जाएगा आपका, कर्ल ऑफ एफ था आपका एक्स आई कैप माइनस का वाई जे कैप और 2x माइनस का 2k कैप, और एन कैप आया मेरा 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/√3 तो बाहर ले लो आप, x माइनस वाई प्लस का 2x माइनस का 2। सिंपल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप है वो हमारा हो जाएगा 1/√3 3x माइनस का y माइनस का 2। अब हम निकालते हैं हमारा जो डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर द सरफेस एस। सिंपल। तो डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, इसको लिख दो 1/√3 3x माइनस वाई माइनस 2। अब जो मेरा ds है ना, ds इसको आप लिख दो dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन जानता हूं जो कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और एन कैप डॉट के कैप ये भी आप निकाल सकते हो। आपका एन कैप क्या था, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। जो आप इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे, के कैप से, तो आपका जो एन कैप डॉट के कैप है वो क्या हो जाएगा, के कैप क्या होता है 0 0 1, तो डॉट प्रोडक्ट आपका 1/√3 हो जाएगा। तो एन कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू भी सिंपल आपकी क्या आ जाएगी, 1/√3। तो इसको एन कैप डॉट के कैप को आप रिप्लेस कर दो 1/√3 से, तो 1 और √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अब देखो, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का कुछ दिखे तो डबल इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर दो, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो dx dy क्या हो जाएगा, r dr d थीटा। सिंपल। तो dx dy को लिख दो आप r dr d थीटा, और 3x क्या हो जाएगा आपका 3 r cos थीटा माइनस का y क्या हो जाएगा r sin थीटा माइनस का 2, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा आपका r dr d थीटा। अब देखो आप x, अब r और थीटा की लिमिट कैसे सेट करोगे, अब मतलब बहुत इजी है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, आप अगर इसको ड्रॉ करो तो ये आपका 1 रेडियस का डिस्क है, ठीक है। अब आप ओरिजिन से एक रे डालो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो आप देख सकते हो आर का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है। अब ये जो सर्कल है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 1 मतलब आर बराबर 1, तो आर का वैल्यू 0 से 1 और थीटा 0 से 2 पाई। सिंपल। अब आप एक चीज यहाँ पर सिंपली देखो कि आपका जो cos थीटा जब 0 से 2 पाई इंटीग्रेट होगा तो 0 आंसर देगा, तो इस टर्म को हटा दो। इसी तरीके से sin थीटा जब 0 से 2 पाई इंटीग्रेट होगा 0 आंसर देगा, इसको हटा दो। तो हमारे पास बचा डबल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से लेकर 1 माइनस का 2r dr d थीटा, और लास्ट में इसका मॉडुलस था तो इस माइनस को प्लस के इक्वल बना दो। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो।
आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई टू। सबसे पहले इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट कर रहा हूँ, लिमिट 0 से लेकर 1, आउटर लिमिट 0 से 2 पाई डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कि ट्वाइस 0 से लेकर 2 पाई लिमिट रखोगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 0 से लेकर 2 पाई डी थीटा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। मैं इस क्वेश्चन को रेट करूंगा फ्रेंड्स मीडियम। अगर आप सरफेस का प्रोजेक्शन देख पाते हो, एन कैप और डीएस की वैल्यू अच्छे से रख पाते हो, कर्ल ऑफ एफ एग्जैक्टली इवेल्युएट कर सकते हो, तो आप इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स पा सकते हो। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा टेस्ट सीरीज का एज इट इज क्वेश्चन था जो आईआईटी जेईई में पूछा गया था। और ये वेक्टर आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। मैंने आपको 8 या 10 वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ाई हुई हैं, उनमें से हर बार एक या दो, मतलब या तो वो क्वेश्चन के थ्रू पूछ लेता है या फिर वो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपको वेक्टर आइडेंटिटीज को तो लर्न करके जाना है और उनका डेरिवेशन भी आप देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कि हमें क्या बोला गया है, एफ और जी आपको दो डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड दी गई हैं और जी आपको डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन दिया गया है। तब आपसे पूछ रहा है कि आपका इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम ए और बी ऑप्शन को देखते हैं। तो ए और बी ऑप्शन में हमें बोल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी किसके इक्वल होगा। ठीक है, डेल डॉट का मतलब होता है आपका डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको हम किस तरीके से एवेल्युएट करेंगे। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए आप जानते हो फॉर्मूला होता है आपका जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस का एफ डॉट कर्ल ऑफ जी, सिंपल। अब फ्रेंड्स हो सकता है कि एग्जाम में आपको लगे कि यहाँ बीच में माइनस होता है प्लस होता है, आपको थोड़ा सा भी डाउट होना, आप वेक्टर फील्ड को क्या करो, आप वेक्टर फील्ड को कुछ मान लो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे एक्स आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप प्लस का के कैप, सिंपल। और आप जी वेक्टर फील्ड को कुछ मान लो आई कैप प्लस का वाई जेड जे कैप प्लस का एक्स वाई जेड के कैप, सिंपल। आप एफ क्रॉस जी निकालो और एफ क्रॉस जी का आप डाइवर्जेंस निकालो, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो ये मतलब सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। और आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, ये बहुत इजी आइडेंटिटी हमारी होती है। और सी और डी ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, तो सी ऑप्शन में बोल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ जी एफ वेक्टर। ठीक है, जी आपका स्केलर फंक्शन है और ये आपका वेक्टर फील्ड है। तो ये इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि सबसे पहले स्केलर को एज इट इज रखो, डाइवर्जेंस निकालो वेक्टर फील्ड का, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस आता है। फिर आप क्या करो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करो, वेक्टर फील्ड के साथ। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो जी को एक्स स्क्वायर ले लो और आपका जो वेक्टर फील्ड एफ है उसको आप ले लो एक्स आई कैप, और फिर आप अपनी कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ले लो वेक्टर फील्ड को, और स्केलर फंक्शन को एक्स स्क्वायर वाई जेड ले लो। ठीक है, और आप ऑप्शन डी को डिस्कार्ड, सॉरी ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर सकते हो और ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा। अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट ए और डी बी टिक लगा सकते हो, बट थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो एग्जाम्पल लेके ऑप्शन बी और सी को क्या कर दो, डिस्कार्ड। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बस यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना था और आपका आंसर आ जाता। आप देखो यहाँ पर आपको वेक्टर फील्ड किसके इक्वल दी गई है, माइनस का वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप। सी आपको क्या दिया गया है, एलिप्स, और आपको बोला गया है कि आप इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करो। तो कर्व हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है, सिंपल। तो सबसे पहले हम कर्व बनाते हैं यहाँ पर। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कर्व की, फिर भी आप बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप देखो कि यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ये -4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर बराबर 1। तो ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस जिसकी लेंथ है 4 और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है 3। तो ये आपका इलिप्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मेरा बिल्कुल अच्छा इलिप्स नहीं बन रहा, बट आप इसको अच्छा इलिप्स मान लेना, सिंपल।
अब यहाँ पर देखो आपका जो कर्व सी है वो क्या है, क्लोज्ड, और आपको कर्व सी का ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है। एग्जाम में ये बहुत ध्यान से पढ़ना, कर्व का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। काउंटर है ना तो हम ग्रीन्स थ्योरम एज इट इज लगा देंगे, बट अगर एंटी हुआ ना तो फिर हम माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि आपकी जो वेक्टर फील्ड है माइनस का वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप, ये हमारी वेक्टर फील्ड हमारा जो है इनसाइड वाला रीजन है ना, वहां पर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, कोई हमें डाउट नहीं है। इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस भी हैं, और जो हमारा अंदर वाला ये जो रीजन है जो कर्व के अंदर जहां जहां पर वेक्टर फील्ड डिफाइंड और डिफरेंशिएबल है, ये पूरा की पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई होल वगैरह नहीं है। आप जानते हो कि जब भी आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपका कर्व का इनसाइड वाला रीजन कैसा होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि आप ग्रीन्स थ्योरम कैसे यूज करोगे। ग्रीन्स थ्योरम हम यूज करेंगे जो हमारा एफ डॉट डी आर है ओवर द कर्व सी, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होती है डबल इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि जो आपका वेक्टर फील्ड एफ है वो मैं लेके चलता हूँ एम आई कैप प्लस का एन जे कैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई ओवर द डोमेन डी, और जो मेरा डोमेन डी है वो ये इनसाइड वाला होता है, सिंपल। अब यहाँ पर देखो कि आपका m का काम कौन कर रहा है, माइनस वाई, और आपका n का काम कौन कर रहा है, x, ठीक है, क्योंकि माइनस का y आई कैप प्लस का x जे कैप। अब यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। अगर क्लॉकवाइज होता तो यहाँ माइनस लगा देता, बट नहीं है तो मैं प्लस ही यूज कर रहा हूँ। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, आप इसको कर्ल की फॉर्म में भी लिख सकते थे। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी पढ़ाई हुई है ग्रीन्स थ्योरम की। तो आपका जो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर है ओवर द कर्व सी, उसको आप कैसे लिखते हो, डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप डी एस ओवर द डोमेन डी। अब डॉट आप के कैप लिखोगे अगर कर्व का ओरिएंटेशन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। कर्ल ऑफ एफ, अगर आप इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालोगे ना तो वो एग्जैक्टली यही आएगा, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और जो कर्ल है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो मेरा वेक्टर है ना ये के कैप की डायरेक्शन में है, फिर जब आप इसको के कैप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ जाए तो भी आप उसे इजीली सॉल्व कर सको। अब देखो आप यहाँ पर कि आपका डेल एन ओवर डेल एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, माइनस डेल एम ओवर डेल वाई क्या है, -1, तो 1 माइनस -1 डी एक्स डी वाई ओवर द डोमेन डी, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस डी एक्स डी वाई, तो टू कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी डी एक्स डी वाई, सिंपल। अब ये जो मेरा है ये इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ डी। अब अब जो इलिप्स का एरिया होता है वो हम कैसे लिखते हैं, पाई इंटू ए इंटू बी। ए क्या होता है मेरा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, सेमी माइनर या फिर सेमी मेजर जो भी आपका बन रहा है। तो बी मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे वाले केस में एरिया क्या होगा, देखो 2 तो एज इट इज, पाई इंटू ए का काम कौन कर रहा था 4 और बी का काम कौन कर रहा था 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया, पाई इंटू 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 12 पाई यानी कि 24 पाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का है तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू इवेल्युएट करके इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में सही करेक्ट किया था। थैंक यू फ्रेंड्स।